गया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से मेहनत भी कर रहे होंगे। नया साल में नया रिजोल्यूशन लिए होइएगा आप लोग कि कुछ अच्छा करना है, और साथ में हम भी सपोर्ट करेंगे आपका। अभी लेटर गुप्ता पीरियड में जो भी पढ़े थे, सारे वंशज के बारे में पढ़ लिए उत्तर भारत में। अब क्या है, इसमें वास्तुकला या मंदिर कला के विभिन्न शैली का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उन सारे शैलियों के बारे में अभी पढ़ेंगे कि उस काल में कौन कौन से शैली विकसित हुए, क्या क्या था। हर एक के बारे में एक एक करके पढ़ना है। अब देखिए आगे क्या है इसमें। अब देखिए क्या है, वास्तुकला। ये है वास्तुकला, जिसमें क्या है, मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण का कौन कौन सा शैली है? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। क्लियर? अब देखेंगे क्या, नागर शैली के बारे में। एक एक करके तीन शैली है, नागर, बेसर और द्रविड़। तो अब देखेंगे नागर शैली के बारे में कि नागर शैली का विकास कहाँ हुआ, क्या क्या विशेषता है उसका, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नागर शैली का विस्तार हिमालय पर्वत से लेकर बिंद तक हुआ। समझ रहे हैं ना, बिंद सतपुड़ा रेंज जो है उसी के आसपास तक। इसको एक फिगर से देखते हैं। अब देखिए इसमें, ये रहा इंडिया का मैप। अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये रीजन है हिमालय का। ये कौन सा रीजन हो गया? हिमालय का रीजन हो गया, हिमालय। अब देखिए यहां पर क्या है, बिंद का रेंज। तो आप समझ गए होइएगा कि बिंद कहां पर होगा। तो इसी के बीच में नागर शैली, नागर शैली का विकास कहां पर हुआ? इसी रीजन में हुआ, हिमालय और किसके बीच? विंध्याचल श्रेणी के बीच। अब देखिए आगे क्या है इसमें देखते हैं। अब देखिए क्या है, विस्तार समझ गए। और क्या है, इस शैली के मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाए जाते थे। इस शैली के, नागर शैली के जो मंदिर बनाए जाते थे ना, उसका प्लेटफॉर्म क्या होता था? ऊंचा होता था। चबूतरा जिसको बोलते हैं वो क्या होता था? ऊंचा होता था। अब क्या है, गर्भगृह जो था वो स्क्वायर फॉर्म में, वर्गाकार होता था। और क्या है गर्भगृह के ऊपर रैखिक शिखर, लीनियर शिखर था। समझ रहे हैं ना, लीनियर, रैखिक, एक रेखा में शिखर बनाया हुआ था। और मंदिर के बाहर क्या था? बाउंड्री देना जरूरी नहीं था। ये सब किसका विशेषता है? नागर शैली का। और प्रवेश द्वार ज्यादा भव्य नहीं था। मतलब क्या, जो एंट्री गेट था, प्रवेश द्वार क्या था नागर शैली में? ज्यादा भव्य नहीं था। एंट्री गेट ज्यादा भव्य नहीं था। और क्या था? और नहीं था, और पिलर का कम यूज होता था। पिलर का क्या होता था? कम यूज होता था। और मुख्य मंदिर के साथ सहायक मंदिर या तालाब का होना नागर शैली में जरूरी नहीं था। क्लियर? नागर शैली के बारे में क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए आगे। आगे क्या है, इसका एग्जाम, इसका लोकल नेम क्या होता था? प्रसाद। नागर शैली में जो भी मंदिर बनता था उसका लोकल नेम क्या था? प्रसाद। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स क्या है। मध्य प्रदेश का खजुराहो, किस शैली में? नागर शैली में। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, किस शैली में? नागर शैली में। और गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वो भी किस शैली में था? नागर शैली में। अब देखिए द्रविड़ शैली, दूसरा शैली कौन सा है? द्रविड़ शैली। अब इसका विस्तार कृष्णा नदी से लेकर कहां तक हुआ था? कन्याकुमारी तक। समझ रहे हैं ना, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। इसको भी एक मैप से देखते हैं। ये मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन में कहीं कृष्णा नदी है, ठीक है। और ये इससे लेकर यहां तक ये है कृष्णा रिवर, और ये कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। इसी बीच का जो इलाका था, इसी बीच में क्या है, कौन सा शैली विकसित था? तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का विकास कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के रीजन में था। क्लियर? चलिए अब देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है कन्याकुमारी तक। इसमें क्या था? ये मंदिर प्लेन पर निर्मित था। ये मंदिर किस पे? सामान्य, मतलब प्लेन पर निर्मित था। और गर्भगृह के ऊपर पिरामिडिकल शिखर था। शिखर किस टाइप का था? पिरामिड के आकार का। किस आकार का? पिरामिड के आकार का शिखर था। और क्या है, मंदिर के बाहर चार दीवारी जरूरी था। समझ रहे हैं ना,
और क्या है, एंट्री गेट क्या था, गोपुरम पिलर से बना हुआ था। इसका जो एंट्री गेट प्रवेश द्वार था वो किससे बना हुआ था, गोपुरम पिलर से। और क्या है, मुख्य मंदिर के साथ साथ सहायक मंदिर और तालाब भी द्रविड़ शैली में क्या था, जरूरी था, नागर शैली में बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। अब देखिए क्या है, इसका लोकल नाम क्या है, विमान। द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनते थे उसका लोकल नेम क्या था, विमान। और जैसे पल्लव वंश के राजा कौन मंदिर बनाए थे, तो कैलाश टेम्पल। कौन मंदिर, कैलाश टेम्पल। अब देखिए आगे, अब देखिए क्या है, चोल राजवंश में बृहदेश्वर मंदिर बना था। विजयनगर नगर एम्पायर में क्या बना था, राजेश्वरी मंदिर। क्लियर, ये 3 मंदिर द्रविड़ शैली में बने थे। अब आगे कौन सा शैली है, बेसर शैली। ये देखिए अगला शैली कौन सा है, बेसर शैली। इसका विस्तार विंध्य से लेकर कहां तक, कृष्णा नदी तक। उसको भी एक मैप से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैप देखने के बाद एकदम क्लियर होगा। अब देखिए क्या है, ये जो रेंज है ये विंध्य का रेंज है, विंध्य का। और ये जो रिवर है ये क्या है, कृष्णा रिवर। और ये कौन सा है, विंध्य पर्वत। इस बीच में कौन सा शैली विकसित हुआ, बेसर शैली। कौन सा शैली, बेसर शैली। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, अब क्या है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस शैली के मंदिर ज्यादा हैं। बेसर शैली के मंदिर कहां ज्यादा हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अब देखिए आगे क्या है, इस शैली का कोई मौलिक विशेषता नहीं है। कहने का मतलब बेसर शैली का जो मौलिक विशेषता है बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, ये द्रविड़ शैली और नागर शैली का क्या है, मिश्रित रूप है। कौन सा रूप है, मिश्रित रूप है। और इसका एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट के द्वारा निर्मित कैलाश टेम्पल। कहां पर, एलोरा में। कोई दिक्कत। अब कुछ मंदिर जो है होयसल और के चालुक्य शासकों के द्वारा भी निर्मित है। कुछ मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, होयसल के चालुक्य शासकों के द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला क्या है, 550 से 1206 ईस्वी के बीच भारत में उस काल को क्या बोला जाता है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल या राजपूत का काल। कौन सा काल, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल या राजपूत का काल। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए इस समय का समाज क्या क्या पढ़ना है, इस समय के समाज में कैसा व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था कैसा था, धर्म कैसा था। अब देखते हैं इसमें क्या है, धर्म में जाति व्यवस्था था, जाति व्यवस्था था। और हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हुआ था, नया कास्ट का ये हुआ था उदय। हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं ना, एक कम्युनिटी के दूसरे कम्युनिटी के मिक्सचर होने से जो कम्युनिटी डेवलप हुआ उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और महिला की स्थिति पहले से बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। मतलब क्या, इस काल में जो 550 से 1206 के बीच का जो काल है उसमें महिला का स्थिति बहुत दयनीय हो गया। और विधवा विवाह भी था, समझ रहे हैं ना, विडो रीमैरेज जिसको बोलते हैं ये भी था। और क्या है, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति भी था, सती प्रथा भी था, देवदासी प्रथा भी था और जौहर प्रथा भी था। समझ रहे हैं, हर एक चीज था उस समय। और क्या, दास प्रथा भी था। अर्थ और दूसरा चीज क्या है, ये सारे चीज किसका विशेषता होगा, समझ लीजिएगा, समाज का। अब क्या है, अर्थव्यवस्था में देखते हैं इसका। ये अर्थव्यवस्था में क्या है कि एग्रीकल्चर, इस समय का जो मेन क्या था रहेगा, एग्रीकल्चर ही रहेगा। एग्रीकल्चर में क्या है, सामंत अपने अपने क्षेत्र में क्या करता था, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देता था। इस काल में जो सामंतवादी व्यवस्था आया वो सामंत क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्र में किसका बढ़ावा देते थे, कृषि का या एग्रीकल्चर का। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, व्यापार और वाणिज्य जो हो गया क्या हो जाएगा, इस काल में घट जाएगा। मतलब क्या, व्यापार जो करते थे दूसरे जगह से, दूसरे देश से, ट्रेड एंड कॉमर्स का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। लंबी दूरी का भी व्यापार नहीं होगा इस काल में, लंबी दूरी का भी व्यापार, लॉन्ग डिस्टेंस का भी ट्रेड नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, बैंकिंग और फाइनेंस, मुद्रा और वित्त, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, मुद्रा और वित्त भी नहीं होगा, मनी और फाइनेंस भी इस काल में बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना कि इस काल का सिचुएशन कैसा है, आप लोग फील कीजिए उस काल में आप होते तो कैसा होता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हर एक काल को कोई भी चीज पढ़ने
का एक लंबा आधार क्या है आपको पता है? उस जगह पर अपने आप को ले जाकर समझना है कि हम यदि उस समय वहां पे होते तब क्या होता। तब आप बेटर किसी भी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या है? श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी सिस्टम जो आप लोगों को पता है था। शहरीकरण क्या था? घट गया। मतलब क्या? अर्बनाइजेशन घट गया और ग्रामीण क्षेत्र का क्या हो गया? विकास हो गया। क्लियर? ये मतलब क्या है? डिक्लाइन हो रहा है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये क्या है? डिक्लाइन की ओर जा रहा है। अब क्या है? अब देखिए क्या है कि ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। मतलब इस काल के जो राजा थे, ब्राह्मण धर्म और शैव धर्म और वैष्णव धर्म तीनों को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। लेकिन किस किस को बढ़ावा नहीं देते थे? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का क्या हो गया था? डिक्लाइन हो गया था। मतलब क्या? पतन के कगार पे पहुंच गया। यही लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या हो गया? घट गया। और क्या है? इस समय शैव धर्म में 3 संप्रदाय का जन्म हुआ। शैव धर्म में कितने संप्रदाय का जन्म हुआ? 3 संप्रदाय का। पशुपति संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। अभी जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री, वो नाथ संप्रदाय से हैं। किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से हैं। और देखिए प्रशासन का क्या हुआ? विकेंद्रीकरण बढ़ा। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ रहे हैं ना? राजा का पावर क्या हो गया? घटने लगा। और क्या है? राजा की सामंतों पर निर्भरता बढ़ गई। मतलब क्या? अब जो राजा थे, इस जमाने में जो राजा थे वो किस पर निर्भर हो गए? सामंत पे। किस पे? फ्यूडल पे। उनकी निर्भरता बढ़ गई। और क्या है? प्रशासन में सामंतों की भूमिका क्या हो गई? बढ़ गई। मतलब क्या? निर्भरता राजा की बढ़ गई सामंतों पर, तो सामंत का क्या हो गया? प्रशासन में क्या हो गया? भूमिका क्या हो गया? बढ़ने लगा। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है? अब क्या है? ये काल में क्या है? साहित्य कौन कौन सा है? इस काल का साहित्य कौन सा का है? 550 से 1206 के बीच का जो है वो साहित्य कौन कौन सा है? तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। और राजत रंगिनी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। और पृथ्वीराज रासो आप लोग को पता होगा, बहुत बार याद किए होइएगा, चंद्रवर दाई के द्वारा लिखा गया है। क्लियर? अब देखिए क्या है? ये सारे काल उत्तर भारत में हम लोग घूम रहे थे अभी। किसमें? लेटर मौर्य के बाद जो आया था, लेटर गुप्ता पीरियड में हम उत्तर भारत में घूम रहे थे। अब किस भारत में घूमेंगे? दक्षिण भारत में। उस समय कौन कौन से वंश हुए दक्षिण भारत में, जिस समय ये फेज चल रहा था? कौन सा? 550 से 1206 का ड्यूरेशन। उस समय कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन सा साम्राज्य बना उस समय, उसको पढ़ेंगे अब दक्षिण भारत में। अब उत्तर भारत को खत्म किए, अब हम लोग कहाँ घूमने चलते हैं? दक्षिण भारत में। और उम्मीद है कि आप लोग एक बार पढ़िए, उसके बाद पानी पीते हैं फिर पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है? दक्षिण भारत कौन सा है? साउथ इंडिया। उसमें कौन सा काल है? संगम काल। समझ रहे हैं? मेरे ही नाम का काल है इसमें और ये काल कब से है? 300 बीसी से 100 एडी तक का काल। अब देखिए, और उसके बाद का काल कौन सा है? संक्रमण का काल। दक्षिण भारत में 3 काल को बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला संगम काल 300 बीसी से 100 बीसी। दूसरा है 100 एडी से ईस्वी से 300 ईस्वी तक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है इसके बारे में, समझ रहे हैं ना? और संगम काल के बाद 300 के बाद विजयनगर और बहमनी, समझ रहे हैं ना? इसके काल के बाद कौन सा? विजयनगर और बहमनी का इतिहास पढ़ेंगे दक्षिण भारत में। कोई दिक्कत? अब देखिए इस काल को महापाषाण काल भी बोला जाता है। कौन सा? मेगालिथ काल। इस दक्षिण भारत का जो काल है, इस पीरियड में, किस पीरियड में? लेटर
गुप्ता पीरियड में। अब देखिए उसमें क्या है, महापाषाण काल को क्या बोलेंगे, मेगालिथिक फेज। और क्या है 1000 बीसी के आसपास। अभी जितना भी पढ़ रहे थे ना हम, सब उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे थे। दक्षिण भारत में अब एंट्री हो रहा है धीरे धीरे, और समझेंगे अब दक्षिण भारत को उतना ही मजे में, जितने मजे में किसके बारे में पढ़े हैं, उत्तर भारत का। अब देखिए क्या है, 1000 के आसपास लेटर वैदिक इरा इन नॉर्थ इंडिया। इस फेज की जानकारी इस समय बनी हुई कब्रों के आधार पर चलती है। महापाषाण काल की जानकारी उस समय जो कब्र बना हुआ था उससे चलता है। क्लियर। अब देखिए क्या है, इस समय निर्मित कब्रों को बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। मतलब क्या, इस समय जो महापाषाण काल में क्या था, कब्र जो होता था उसको बड़ा बड़ा पत्थर से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, महापाषाण काल। कौन सा काल, महापाषाण काल। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलिए अब क्या है, कब्रों में बॉन रखा जाता है, हड्डी रखा जाता था। मृद भांड, लोहे के उपकरण जैसे तीर, भाला, फावड़ा आदि मिलता था, जिससे इस फेज के लोगों के जीविका का अनुमान लगा सकते हैं। कौन कौन सा चीज मिलता था, भाला, तीर, फावड़ा, समझ रहे हैं ना। उससे क्या पता चल सकता था कि उस काल में लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे। क्लियर। अब देखते हैं आगे, हंटिंग और एग्रीकल्चर। और क्या था कि इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और क्या करते थे, कृषि भी करते थे, खेती भी करते थे। और क्या है, महापाषाण काल के लोग ऊंचे पठारी भागों पर रहते थे। कहां पर रहते थे, ऊंचे पठारी भाग पर। महापाषाण काल के लोग कहां रहते थे, ऊंचे पठारी भाग पर। वहीं पर इनका ज्यादा जमाव था। मतलब क्या, पठारी भाग पर इनका कंसंट्रेशन क्या था, ज्यादा था। अब एग्जाम्पल के लिए क्या है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। समझ रहे हैं, मैप से देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहां पर है। अब देखिए ये जो इलाका होगा, ये आप लोग मैप देख रहे हैं, यहां से क्या होता है शुरू, तमिलनाडु, और यहां से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अभी अभी कौन सा पार्ट कट गया है इसका, तेलंगाना का। यही जो रीजन था, इसी रीजन में महापाषाण के लोग ज्यादा रहते थे। क्लियर है ना, एकदम अच्छे से प्यार से पढ़िए, समझिए क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या है कि तमिलनाडु एवं साउथ रीजन में रहने वाले महापाषाण काल के लोग डेड बॉडी को, मतलब क्या, महापाषाण काल के लोग डेड बॉडी के बोन्स को, हड्डी को किसमें रखते थे, लाल कलश में। अभी भी हम लोग विसर्जन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं गंगा में, 4 दिन के बाद जो कोई लोग मरते हैं तो उनका वो पथरी वगैरह विसर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना कि कल्चर कैसे, ट्रेडिशन कैसे कैसे कल्चर का पार्ट बनते जाता है, वही चीज है। अब क्या है, दफनाते थे, लाल कलश में रखकर दफनाते थे। और क्या है, समय के साथ साथ, मतलब जब समय बढ़ता गया ना, तो ये लोग धीरे धीरे कहाँ चले गए, ऊंचे भाग से कहाँ शिफ्ट होने लगे, घाटी वगैरह में, वैली में शिफ्ट होने लगे। कहाँ शिफ्ट होने लगे, घाटी में शिफ्ट होने लगे। और इस समय उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिणापथ जिसको बोलते हैं, उस इनका मूवमेंट क्या होने लगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। और उसमें क्या, इसमें क्या क्या ये लोग थे, ट्रेडर्स थे, वॉरियर्स, योद्धा थे, धर्म प्रचारक। कौन कौन धर्म का प्रचार करते थे, जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म। और उत्तर के लोगों से जब ये महापाषाणिक लोगों का संपर्क हुआ, मतलब समझ रहे हैं ना, जब ये मूव किए तो इनका कांटेक्ट किसके लोगों के साथ होने लगा, उत्तर के लोगों से। दक्षिण के लोग दक्षिणापथ से किधर जाने लगे, उत्तर की तरफ जाने लगे। अब देखिए आगे क्या है, इस प्रदेश को तमिलकम बोला जाता था। और अधिशेष कृषि, मतलब कृषि ज्यादा होने लगा। व्यापार और वाणिज्य सुदूर दक्षिण क्षेत्र में होने लगा। और जैसे जैसे बढ़ेगा तो नया नया व्यापार और एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, तो आप समझ रहे हैं ना कि नया नया नगर का उत्पन्न होने लगेगा, उद्भव होगा। वही चीज बता रहा है, नए नए राज्यों का उदय 300 बीसी के आसपास। अब देखिए क्या है, 3 बड़े साम्राज्य का उदय होता है। कौन कौन सा, साउथ इंडिया में 3 बड़े साम्राज्य का उदय होता है। कौन कौन, चोल, चेर और पांड्या। समझ रहे हैं ना।
ये क्या है, चोल, और ये क्या है, चेर, और ये है पांड्या। इन तीनों साम्राज्य की जानकारी हमें संगम काल में लिखे गए संगम साहित्यों से मिलती है। हम थोड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि मेरे नाम का मेंशन हो रहा है इसमें, लेकिन गर्व ज्यादा नहीं देर तक चलता है। अब देखिए क्या है, अब अशोक के अभिलेख में भी चोल, चेर और पांड्या का जानकारी मिलता है, समझ रहे हैं ना। अभी हम बहुत खुश हुए थे, लेकिन फिर खुशी कहाँ चल गया, गम में बदल गया। अशोक बेचारे भी लिख दिए, किसके किसके बारे में, चोल, चेर और पांड्या के, और उनके अशोक के अभिलेख में मिला था इनकी जानकारी। क्लियर है। अब देखिए चोल साम्राज्य, इसको बोलते हैं चोल मंडलम, ठीक है। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है। कौन सा इलाका है, चोल साम्राज्य का क्षेत्र कौन सा इलाका में है, ये है आंध्र प्रदेश का इलाका। कौन सा इलाका, ये रीजन आंध्र प्रदेश का रीजन है, एपी। इसी इलाका में ये साम्राज्य था। अब देखिए क्या है, और इसका क्षेत्र कौन कौन सा था, त्रिचुरापल्ली और तंजावुर, त्रिचुरापल्ली और तंजावुर। और राजधानी क्या था, अब देखिए प्रशासनिक राजधानी क्या था, उरैयूर, उरैयूर, और नाम थोड़ा सा यूनिक रहेगा। और बंदरगाह राजधानी क्या था, पुहार या कावेरी पट्टनम। समझ रहे हैं, चोल साम्राज्य का क्षेत्र जो था वो कौन सा, आंध्र प्रदेश था। प्रशासनिक राजधानी उरैयूर था, प्रमुख नगर तिरुचिरापल्ली और तंजावुर था, और राजधानी कौन सा था, बंदरगाह राजधानी पुहार या कावेरी पट्टनम। और सिंबल क्या था, बाघ या टाइगर। क्या सिंबल था, बाघ या टाइगर। अब देखिए फाउंडर के कौन से थे, उक हप हर्रे, नाम सुनिए इसका, जो उक हप हर्रे, उक हप हर्रे। और प्रथम उल्लेख किसमें हुआ, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उपनाम क्या था इसका, और ये क्या है, अब देखिए सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। क्या था, उक हप हर्रे सर्वाधिक शक्तिशाली था। और इसका अर्थ क्या होता है, नया देश। क्या था, जो अब क्या है, चोल साम्राज्य के प्रमुख राजा, पहले राजा कौन है, उक हप हर्रे, उक हप हर्रे, ये राजा है। अब दूसरा क्या है, आगे भी तो राजा होंगे ना, फाउंडर थे उनके, राजधानी उरैयूर। अब देखो एलोरा, अगला राजा कौन थे, एलोरा। इसने किसको जीत लिया, श्रीलंका को जीता। कराइकल, कराइकल जो था चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। और क्या था, कराइकल मीन पांव जला व्यक्ति। कराइकल का मतलब क्या हो गया, पांव जला हुआ व्यक्ति। कहने का मतलब जो कराइकल राजा थे चोल साम्राज्य के, उसका क्या जला हुआ था, पांव जला हुआ था। इसने पुहार की इसने किसका, पुहार की स्थापना की, और अपना कैपिटल उरैयूर से कहां ले गए, उरैयूर से पुहार ट्रांसफर किया। और इसने पुनः श्रीलंका को जीता। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, चोल साम्राज्य के बारे में। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए क्या है, पेखनर किल्ली सबसे शक्तिशाली शासक। इसने राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ ये करवाया था, पेखनर किल्ली। और दूसरा क्या है, इनको क्या है, सेन गन्नान, गणगान भी इनको बोला जाता है। क्या है, इसने अपने साम्राज्य में क्या बहुत सारे शैव मंदिर बनाए, शैव मंदिर अपने संपूर्ण राज्य में क्या बनाए, शैव मंदिर की स्थापना की। इसलिए इसको बोला जाता है सैन गणगान। और इनका जो प्रमुख ताकत था क्या था, चोल का, सूती वस्त्र और नेवी, मतलब समझ रहे हैं, सूती वस्त्र का व्यापार, और इनका नेवी मतलब नौसेना, इनका सबसे ज्यादा पावरफुल चीज था। और इनका ग्रामीण प्रशासन सबसे बेहतर था। जितना भी हम लोग पढ़े ना, जितने भी साम्राज्य, उन सब में ग्रामीण प्रशासन किसका बेटर था, बताइए, चोल का। अब देखिए क्या है, पुहार कावेरी पट्टनम जो है वाणिज्यिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, और बंदरगाह शहर भी है। ये सारे शहर हैं। चोल को पढ़े, इसका विशेषता पढ़े, इसके बारे में जानने का कोशिश किए, इसके राजा के बारे में जानने का कोशिश किए।
अब हम लोग उत्तर भारत से धीरे धीरे किधर घूम रहे हैं, दक्षिण भारत में। ठीक है, अब चल देखते हैं आगे क्या है, किसके बारे में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, दीजिएगा। अगला क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में के किस मैदान पे दिया गया था, ये भी पढ़ना है आपको। अगला क्या है, सुमेलित करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए, चुन लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मजूली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कहाँ स्थित है, ये भी आपको पता ही होगा, जरूर बनाइएगा। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मज़े से पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।